हम लोगों की आज की टॉपिक है मेटेलिक बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटेलिक बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल में बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन मेटल्स। आइए bonding in metals explained by several theories. बहुत सारे थियरी से एक्सप्लेन की जाती है मेटल में बॉन्डिंग, जैसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, वैलेंस बॉन्ड थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को अपन बैंड थियरी भी बोलते हैं। देखेंगे अच्छे से। तो बहुत सारे थियरीज है, जैसे आप एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो क्या बोलते हो सर एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थियरीज है। हर थियरी की अपनी मेरिट है, अपनी खासियत है, और हर थियरी में कुछ ना कुछ अपना ड्रॉबैक्स भी है, कमी भी है, खामी भी है। तो मेटल को भी एक्सप्लेन, मेटल में बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थियरीज है, जिसमें 3 थियरी जो है हमारा पॉपुलर है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, वैलेंस बॉन्ड थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब है इन तीनों में अपने सिलेबस में जो पढ़ना है मॉडल, वो है आपका इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, वही एकमात्र अपने सिलेबस में पढ़ना है। हायर लेवल पे जब आप जाएंगे तो वैलेंस बॉन्ड थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ना है। तो आज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ये पढ़ना, गिवन बाय H.A. लोरेंज। इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन लोरेंज नहीं रखा था, लोरेंज एंड ड्र्यूड ने, लोरेंज और ड्र्यूड ने मिलकर के आपका, लोरेंज और ड्र्यूड ने मिलकर के आपका, लोरेंज और ड्र्यूड ने मिलकर के आपका ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल दिया। ठीक है, 1932 में लोरेंज एंड ड्र्यूड इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल प्रपोज किया। अच्छे से देखिए। अब हम लोग चलते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इसी को बोलोगे दोस्त इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ मेटल। आइए हम लोग पढ़ने वाले क्या है, बॉन्डिंग इन मेटल्स। जैसे अगर कोई नॉन मेटल लेते हो, कुछ भी लेते हो, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन कैसे है, तो बोलोगे सर F2 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स। फास्फोरस नॉन मेटल है, कैसे रहता है, बोलोगे सर P4 के अणुओं के रूप में रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ और बीच में वैन डेर वाल्स फोर्स। तो अपना सवाल है उसी तरीके से मेटल में क्या हिसाब किताब। अगर कोई मेटल बोलते हैं आप, जैसे मान लो सोडियम मेटल, तो यहां पर बॉन्डिंग नेचर कैसा, यही अपना एरिया है। यहां बॉन्डिंग नेचर कैसा, किस तरीके की बॉन्डिंग मौजूद है, यही सीखनी है हमें। आइए हम लोग अब मेटेलिक बॉन्डिंग में एंटर करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा है मेटल एटम्स हैविंग लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको याद पता ही होगा,
मेटल एटम के पास लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, काफी धीरे से बंधा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, काफी लूज बंधा हुआ, मतलब वो ढीला होता है, लूज है। क्यों है लूज? तो दिस इज ड्यू टू their large sizes and hence low ionization energy। ये क्यों है? तो उनके लार्ज साइज और लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से। मेटल आपको पीरियोडिक टेबल में किधर मिलेगा? लेफ्ट और डाउन, लेफ्ट और डाउन, ध्यान से। और हमने जस्ट पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है लेफ्ट और डाउन जाने पर मेटेलिक एलिमेंट्स मिलेगा, मेटेलिक एलिमेंट्स का साइज लेफ्ट और डाउन जाने पर साइज भी तो बड़ा है। यस सर। और हमने ये भी कहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है, मतलब यहां राइट साइड के एलिमेंट में, फ्लोरीन में और लिथियम में अंतर क्या है? फ्लोरीन के न्यूक्लियस का प्रभाव इसके सेल पर काफी ज्यादा है, लिथियम के न्यूक्लियस का प्रभाव इसके सेल पर काफी कम है। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि साइज छोटा है और एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, यहाँ एटॉमिक नंबर कम है, इसीलिए मेटल का साइज बड़ा होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन लूज है। तो हम लोग बोलते हैं कि मेटल के पास लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड, बॉन्डिंग नहीं बॉन्डेड, लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, धीरे से बंधे हुए, हल्के से बंधे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये किस वजह से होते हैं? तो मेटल एटम के बड़े साइज और लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से होते हैं। अब मेटल जो एसोसिएशन में है, ये जो मेटल है, ये जो पूरा ग्रुप में है, एसोसिएशन में है, बल्क में है एटम्स। अब यहां पर, अब जो है यहां पर एटम्स आपस में जो है वो बंधा हुआ है। अच्छे से सुनिएगा, एटम्स जो है वो आपस में बंधा हुआ है। अब ये एटम जो आपस में बंधे हुए हैं वो मेटालिक बॉन्ड की वजह से है, और इसमें जो अब रोल होगा ये लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का रोल होगा। ठीक से समझिएगा, इसमें जो रोल होगा अब लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का रोल होगा। ठीक है, लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का इसमें रोल होगा। क्या रोल होगा लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का? ये इलेक्ट्रॉन अब सीधे सीधे मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जिम्मेदार है। आ जाइए कैसे, ध्यान से। These loosely bonded valence electrons involved in, ध्यान से, Coulombic interactions among मेटालिक लैटिसेज H। किस तरीके से जरा देखा जाए, कैसे जरा देखा जाए? आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, फर्स्ट पेज का। हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे ये लूजली बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कूलम्बिक इंटरेक्शन में क्या रोल है, इस चीज को हम समझा रहे हैं। आप फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। सर थोड़ा ऊपर में कट रहा है। ठीक से, these loosely bonded valence electrons get influenced by, जो चारों तरफ का न्यूक्लियस है उससे वो प्रभावित हो जाता है। देखिए कैसे, ये आपका एटम है, ये चारों तरफ एटम्स है। तो हमने बोला ढेर सारे एटम्स हैं इसके अंदर, सबके पास ये देखिए कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितना है वो मेटल पर डिपेंड करेगा, और यहां पर न्यूक्लियस है। अब ये चूंकि काफी लूजली बॉन्ड है इसलिए इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस पर अटैक कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस को खींच रहा है,
इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस को खींच रहा है, जरा समझिएगा, इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस को खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस ठीक से इसके वैलेंस को खींच रहा है, या क्या लो इसका न्यूक्लियस इसके वैलेंस को खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस, मतलब सब एक दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जोर लगा रहा है। इसीलिए होगा क्या, बाहर का लेयर वहां से स्प्लिट कर जाएगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लेयर वहां से स्प्लिट कर जाएगा और वो चारों तरफ इधर उधर खींचा चले जाएगा। ये देखिए, ये वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ये लूज नहीं हुआ है, ये वहां से बस छिटका है, अगल बगल में ही है। अब सबका वैलेंस एक दूसरे के प्रभाव में, सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बेटा प्रभाव में है, सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रभाव में। अब कौन किसका वैलेंस हम नहीं कह सकते हैं, इस पर अब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से थोड़ा सा खिसक गया। कंप्लीट प्लस आप नहीं लिख सकते बेटा, क्यों? क्योंकि इसने लूज नहीं किया। आप कंप्लीट प्लस नहीं लिख सकते हो, ये लूज नहीं किया, आपको डेल्टा प्लस लिखना पड़ेगा, आपको डेल्टा प्लस लिखना पड़ेगा। अब जो ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी, इसी को ये वापस बांधने का काम करेगा, खींचने का, तू भी खींच हम भी खींच रहे हैं, समझिएगा। ये जो चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इसी को खींचने का काम करेगा। ये देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचना चाह रहा है। अब जो ये मेटल एटम है जो पार्शियली चार्ज है, अब ये मेटल एटम नहीं, इसको अपन मेटेलिक लैटिस बोले, इसे अब मेटेलिक लैटिस बोले। ये आपका मेटल एटम्स था, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के प्रभाव के कारण जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन छिटक गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, तो इनको हम मेटेलिक लैटिस बोलेंगे। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन्स, रैंडमली इधर उधर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स, रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये अब रैंडमली मूविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अब इनका बेटा एक स्पेशल नाम होगा, इसको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसे अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, देखिएगा अच्छे से। तो ना मेटल एटम रहा, ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा, क्या बन गया? ना मेटल एटम रहा, ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा, क्या बन गया? मेटालिक लैटिसेज और रैंडमली मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उम्मीद है यहां तक हमने चीजों को अच्छे से समझा दिया होगा कि ये मेटालिक लैटिस क्या हुआ। मेटल एटम का ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब मेटालिक लैटिस कहला रहा है। क्यों कहला रहा है मेटालिक लैटिस? क्योंकि अब ये पॉजिटिवली, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। पार्शियली, कंप्लीट चार्ज नहीं है, पार्शियली, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स now coulombically get interacted by positively charged metallic lattices। आप अच्छे से समझ पा रहे हो। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन को ये मेटालिक लैटिस अपने तरफ खींच रहा है, चारों तरफ के मेटालिक लैटिस खींच रहा है, तो इसका रैंडम मूवमेंट, रैंडमली ये मूव करेगा। मतलब ये इधर जा रहा है, इधर खींच लिया, इधर जा रहा है, वो खींच लिया, तो रैंडम मूव होगा। इसी के दौरान होगा क्या, ये मेटालिक लैटिस भी आपस में थोड़े करीब आ जाएंगे। इन एडिशन ऑफ कूलम्बिक फोर्सेज, ध्यान से, ये जो कूलम्बिक इंटरेक्शंस है, इसके साथ में होगा क्या, एक पार्शियल ऑर्बिटल ओवरलैप भी होगा।
partial orbital overlap is observed between these lattices. ये जो यहां लैटिस है, इस लैटिस के बीच में, between these lattices, इन लैटिस के बीच में कूलम्बिक इंटरेक्शन की वजह से एक पार्शियल ऑर्बिटल ओवरलैप भी होगा, एक पार्शियल ऑर्बिटल ओवरलैप भी होगा। समझिए चीज को, क्यों? दिस इज ड्यू टू एक्सेसिव क्लोजनेस ऑफ लैटिसेस। ये किस वजह से होगा? लैटिस के एक्सेसिव क्लोज होने के कारण। ये जो मेटल एटम है, इसका ऑर्बिटल, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, और यहां पर कौन इलेक्ट्रॉन आ रहा है जी? फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, बाहर निकलेगा, आएगा, बाहर निकलेगा। समझ पा रहे होंगे आप? क्या समझ पा रहे हो बेटा? बोलो यस और नो। समझ पा रहे हो? गुड। ये जो है, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव मतलब इस पर डेल्टा प्लस चार्ज है, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज है, और फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जा रहा है, ये जो क्लोज हुआ, इसके कारण एक ऑर्बिटल स्पेस में इसका ओवरलैप किया। और ये देखिए, ये वही हम दिखा रहे हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहां से कुछ आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, टिपिकल आयोनिक बॉन्ड कैरेक्टर, टिपिकल आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, कैरेक्टर गेट्स डेवलप। अच्छे से देखोगे, और यहां से एक टिपिकल कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। टिपिकल, नॉर्मल नहीं है, टिपिकल, क्योंकि नॉर्मल में दोनों शेयर करता है, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नॉर्मल नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जा रहा है, टिपिकल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? यही ओवरऑल मेटालिक बॉन्डिंग है, जिसमें कि टिपिकल आयोनिक बॉन्ड का भी थोड़ा सा कैरेक्टर मौजूद है, और टिपिकल थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड का भी कैरेक्टर मौजूद है। यही ओवरऑल मेटालिक बॉन्डिंग है। इसको अगले पेज में हम लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट। अब यहां हम लोगों ने देखा इस तरह से मेटालिक बॉन्ड रिप्रेजेंटेड एज, इसको देखो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया। ये मेटल लैटिस, ये मेटल लैटिस, फ्री इलेक्ट्रॉन, कूलम्बिक इंटरेक्शन, और ये कोवेलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप समझ पा रहे हो? यही आपका मेटल का लैटिस है, जिस पर आप पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा दिखा सकते हैं, पार्शियल। ये आपका मेटालिक बॉन्ड को हमने रिप्रेजेंट किया। अब ये जो मेटालिक बॉन्ड है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल है, बट मेटालिक लैटिस स्टेशनरी, रुका हुआ है, स्टैटिक है, वो मोबाइल नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल है, बट लैटिस रुका हुआ है। तो लैटिस के रुके होने के कारण कुछ सर्टेन लैटिस को मिला करके एक डेफिनिट स्ट्रक्चर तैयार होगा। वही स्ट्रक्चर आपको इस पूरे मेटल में दिखेगा, बार बार रिपीट हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने बोला कुछ सर्टेन लैटिस को अगर आप गौर से देखेंगे तो उनको मिलाने से एक स्ट्रक्चर तैयार होगा,
एक विशेष तरह का स्ट्रक्चर तैयार होगा, क्यूब तैयार हो जाएगा, टेट्राहेड्रॉन तैयार हो जाएगा, एक सर्टेन कोई भी स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है, और वही स्ट्रक्चर आपको बार बार दिखेगा कि रिपीट हो रहा है। इस यूनिट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस यूनिट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसीलिए अब उस मेटल के अंदर के सिस्टम को, मेटल का जो अंदर का स्ट्रक्चर है, हम लोग पूरे चीज को बोलेंगे मेटेलिक क्रिस्टल। क्रिस्टल वर्ड तब आता है जब एटम्स मोबाइल ना हो, एटम्स का पोजीशन कंप्लीट फिक्स हो जाए, बिल्कुल भी एटम मोबाइल ना हो, तो क्रिस्टल वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बोलते हैं मेटेलिक क्रिस्टल। आ जाओ पॉइंट वाइज लिखता हूं। ड्यू टू फिक्स्ड ऑक्यूपाइंग पोजीशंस बाय मेटेलिक लैटिसेस, अच्छे से देखोगे, ए सर्टेन structure is observed to be repeated inside the metal। अच्छे से देखो हमने क्या लिखा है, सही से आप देखोगे हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है फिक्स्ड ऑक्यूपाइंग पोजीशंस बाय मेटेलिक लैटिसेस। लैटिस का पोजीशन फिक्स है, इसके वजह से एक सर्टेन, एक निश्चित स्ट्रक्चर देखा गया कि रिपीट हो रहा है, किसके अंदर, मेटल के अंदर। ध्यान से देखिएगा, कॉल्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या कह रहा हमने, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अच्छे से देखो क्या बोला हमने, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आप बोलोगे सर थोड़ा एग्जांपल करके आप दिखाइए ना, चलो दिखाता हूं। लेड, सोडियम लेड, चलो मान लेते हैं अपन सोडियम मेटल, और इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। आपको दिखेगा कि सोडियम के एटम्स क्यूब के कॉर्नर्स पर है, और बीच में भी एक सोडियम एटम है। पहले दिखेगा कि ये सोडियम के एटम्स क्यूब के कॉर्नर्स पर है, सोडियम के एटम्स क्यूब के कॉर्नर पर है, ये सब सोडियम है जो घेरा हुआ है, और सेंटर पर भी एक सोडियम है। और आपको दिखेगा कि अब यही क्यूब बार बार रिपीट हो रहा है हर तरह से, आगे भी, पीछे भी, नीचे भी, ऊपर भी। यही आपका बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छे से देखोगे क्या बोला मैंने बोला कि आपको ऐसा दिखेगा कि चारों तरफ सोडियम है, दाएं बाएं नीचे ऊपर हर जगह आपका सोडियम है। इसी तरीके से आगे, सॉरी यहां बनाना था, आपको क्यूब के लिए, और चलो हटाओ इसको मिलाने से यस, ये इधर ले लो, ये इधर ले लिया हमने, ये इधर ले लिया हमने, ये ऊपर ले लिया हमने, ये भी ऊपर ले लिया हमने, ये नीचे ले लिया हमने, ये भी नीचे ले लिया। आपको कैसा दिखेगा जब सोडियम के अंदर झांकोगे? एक क्यूब के कॉर्नर्स पर सोडियम एटम्स बैठे हुए हैं, और क्यूब के सेंटर पर भी सोडियम एटम बैठा है, और यही स्ट्रक्चर आपको हर जगह दिखेगा, रिपीट पर रिपीट करता। तो यदि ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, ध्यान से, कि एक क्यूब बॉडी के फेस पर, सारे फेस पर क्यूब आ जाए, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे कि एक क्यूबिक बॉडी के सारे फेस मतलब ये क्यूबिक बॉडी है, फ्रंट फेस, बैक फेस, राइट वर्ड फेस, लेफ्ट वर्ड फेस, अपर फेस, लोअर फेस, चारों तरफ से क्यूब ही उसको घेरे हुए है, मतलब ऑलरेडी एक क्यूब ही सेंटर पर है और उसको चारों तरफ से क्यूब घेरे हुए है। तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, इस स्ट्रक्चर का एक विशेष नाम होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक।
इसका नाम होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मतलब क्यूबिक फेस, क्यूबिक फेसेस हैं, क्यूब के चारों तरफ क्यूब है सेंटर पर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस पर क्यूब्स है और सेंटर पर भी क्यूब है। अगर उसी क्यूब में सेंटर पर क्यूब है, मतलब ये बीच वाला एक क्यूब है और सारे फेस पर क्यूब है। अब अगर इसी में ऐसा हो जाए, इस क्यूबिक बॉडी में बीच में एक एटम चला जाए, बॉडी के अंदर बीच में एक एटम चला जाए, जैसे यहां गया, तब हम इसे FCC नहीं बोलेंगे, तब नाम हो जाता BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में एक दुनिया ही है सॉलिड स्टेट, जहां सॉलिड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। FCC, BCC, HCP, D, ये सब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये समझाया पढ़ाया जाता है। तो देखो मैंने क्या बोला, आप इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या नाम बोलोगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब यहां पर सेंटर पर एक सोडियम एटम, इसलिए एक सोडियम कितने एटम से घिरा हुआ, जरा गौर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, जरा गौर से देखेंगे। वेयर each sodium atom is surrounded by 8 sodium atoms, इसीलिए कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाया? कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 8। जितने एटम्स मिलके घेरे हुए हैं, ये संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाया। तो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो आपने सोडियम के बारे में क्या बोला? सोडियम मेटल के बारे में क्या बोला कि सर इसका पहला ये सॉलिड मेटेलिक क्रिस्टल है। सॉलिड है, और सॉलिड बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल सॉलिड है, मेटेलिक क्रिस्टल। क्रिस्टल वर्ड हमने क्या बोला, कब इस्तेमाल होता है? जब एटम्स के पोजीशन फिक्स होते हैं। जैसे डायमंड में भी एटम के पोजीशन फिक्स, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, आप टेट्राहेड्रॉन वहां बनाते हो, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है हालांकि, लेकिन आप एक टेट्राहेड्रॉन की बॉडी से तैयार करते हो क्यूब को। तो इसीलिए डायमंड भी क्रिस्टल हुआ। ग्रेफाइट भी आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है। आपने क्या देखा था? हेक्सागोनल प्लेनर एक बॉडी थी, वो फिक्स था, एटम फिक्स था, इसलिए ग्रेफाइट भी एक क्रिस्टल सॉलिड हुआ। सॉलिड मतलब वहां भी एक जो बोला जाएगा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वहां पे डिफाइन होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कब डिफाइन होगा? जब एटम्स के पोजीशन फिक्स होंगे। वहीं पर आप आयोडीन भी सॉलिड है, आपको हमने पढ़ाया है, आयोडीन भी सॉलिड है। आयोडीन में क्या हो, वैंडरवाल फोर्स है, जो कमजोर फोर्स होता है, तो वहां मोबाइल आप हटा सकते हो, पोजीशन को चेंज कर सकते हो, इसीलिए वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वहां डिफाइन नहीं होगा। तो सारे सॉलिड में क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होता, सिर्फ वैसे सॉलिड में क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफाइन होता है जहां एटम्स की पोजीशन फिक्स है, वो मोबाइल नहीं। तो एनीवेज आप बोलोगे सोडियम मेटल के बारे में, ये सॉलिड मेटेलिक क्रिस्टल है। आप बोलोगे BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो इस तरह से कुछ और सम अदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इन मेटल्स आर। देख लो आप, कुछ और क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हमने बोला, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, D डायमंड स्ट्रक्चर। और भी होते हैं DHCP, बहुत तरह के होता है, ऐसा नहीं कि ये बहुत सारा, इट इज मिनिमम। हमने आपको इस पेज में ये समझाया कि मेटेलिक बॉन्ड कैसे है, हमने ये समझाया कि फिक्स ऑक्यूपाइंग पोजीशन जो है एटम्स के होने की वजह से एक डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफाइन होता है,
और वहां एक सर्टेन कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन होता है। जैसे हमने सोडियम एटम के एग्जांपल्स दिखाया सोडियम मेटल से, कि सोडियम जो सॉलिड है, अगर ये सोडियम का टुकड़ा है, इसके अंदर अगर एटम्स को देखा जाए तो बार बार यही क्यूब दिखेगा रिपीट करता हुआ, जिस क्यूब के बॉडी सेंटर पर भी एक एटम बैठा होगा, तो अपन इसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलेंगे। अगर सेंटर पर नहीं होता तब इसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। तो कुछ मेटल्स अपने सिलेबस में 11th और 12th दोनों में पढ़ने, जैसे ये एस ब्लॉक का हमने पढ़ाया ये चीज, तो 11th और 12th दोनों एरिया में पढ़ना होता है हमें, 11th में भी और 12th में भी, दोनों एरिया में हमें पढ़ना है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस किस तरीके का है। उम्मीद है आप इस चीज को समझोगे। यस और नो, जल्दी बोलो, माइक ऑन करो और जल्दी बताओ, आपने इसे समझा? यस सर, समझ गए। गुड। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। फिर एक लाइन बस आपको आखिरी में ये लिखा बता दिया जाए, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल नाम क्यों पड़ा? आप इमेजिन करो ना कि ये क्यूब को उठाओ बॉडी को इस तरीके से, और इसमें चारों तरफ भरा पड़ा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 10 फिक्स्ड ऑक्यूपाइंग लैटिसेज look floating in the sea of free electrons. That's why bonding model is called electron C model. इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमने बोला ये जैसे आपका सोडियम ही था, आप इमेजिन करो कि एटम्स को आप मान लो कि वहां बॉल है क्रिकेट का रखा हुआ, आप मान लो कि वहां क्रिकेट के बॉल रखे हुए हैं, और जो लाइन खींची हुई है, मिलाई हुई है, मान लो आपने तार से वायर से उसे बांध दिया है, तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि आपको ये कैसा दिख रहा होगा। और इसके चारों तरफ इसमें भरा हुआ है इस बॉडी में कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको उठा के समंदर में फेंक दो, समंदर कैसा? फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो आपको ये चूंकि फिक्स है तो तैरता हुआ ही नजर आएगा। बोलो बोलो, यस और नो? यस सर। यस सर। इसीलिए इस मॉडल का, इस बॉन्डिंग मॉडल का नाम, इस मेटालिक बॉन्डिंग मॉडल का नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्यों लोरेंज ने नाम, क्यों ड्रूड ने नाम इसका इलेक्ट्रॉन सी मॉडल रखा? आपको दिखेगा कि मेटालिक क्रिस्टल अपना जो फिक्स्ड ऑक्यूपाइंग लैटिसेज है वो लगेगा कि फ्लोट कर रहा है इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस मॉडल का नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या आप अच्छे से आज इस मॉडल के बेसिक चीजों को समझे? बेसिक चीजें हमने सिर्फ सिखाई, क्लियर हुई अच्छे से चीजें? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बाकी चीजों को, मॉडल्स को, मतलब बाकी स्ट्रक्चर को देखेंगे और पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। 11th और 12th में कहाँ 12th में ज्यादा पढ़ना होता है, 11th में कम, कहाँ पर किस मेटल का क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है, इस पर अगले क्लास में लोग पढ़ेंगे। चलिए अगले क्लास में लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।